उपभोक्ताओं को देय है। मीटर्ड एवं फ्लैट रेट दोनों ही श्रेणी के उपभोक्ता इस योजना में लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना बिलिंग माह मई 2021 से लागू है। इस योजना से प्रदेश में लघु एवं मध्यम वर्ग के किसानों के लिए कृषि बिजली लगभग निःशुल्क हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ मोनिका। तो चलिए खबरों पर नजर डाल देते हैं फटाफट अंदाज में। प्रदेश भर में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच अब अगले 2-3 दिन में कुछ जिलों में बारिश की होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। इसके कारण क्रिसमस के बाद 3 दिन बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर बदस्तूर जारी है। प्रदेश के सभी हिस्सों में पारा 10 डिग्री के नीचे बना हुआ है। हालांकि पिछले एक सप्ताह से चल रही शीतलहर से कुछ राहत मिली है, लेकिन बारिश की संभावनाओं से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावनाएं जताई हैं। राजस्थान में ना तो नजदीक में कोई चुनाव है और ना ही राजपूतों का कोई मुद्दा, ना ही राजपूत बिरादरी में कोई गुस्सा है। इसके बावजूद राजपूतों के सबसे बड़े संगठन श्री क्षत्रिय युवक संघ ने बिना किसी शोर के 25 साल बाद सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। जयपुर में आयोजित संघ का हीरक जयंती समारोह महारैली बन गया। क्षत्रिय युवक संघ की रैली में सिर्फ राजपूत ही नहीं, करीब 2 दर्जन बिरादरी के राजनेता और सामाजिक नेता भी शामिल हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक से लेकर कई प्रचारकों ने शिरकत की। क्षेत्रीय युवक संघ के राजपूतों और दलितों के बीच खाई पाटने की कोशिश की। बाड़मेर में दलित समुदाय से 2 बसें रैली में शामिल हुई। दलितों दूल्हों को घोड़ी से उतारने की घटनाओं पर क्षेत्रीय युवक संघ के महामंत्री महावीर सिंह सरवड़ी ने रैली में कहा कि संघ दलित चिंतकों के साथ लगातार इस मसले पर चर्चा कर रहा है। भारत ने गुरुवार को भी ओडिशा तट के पास सतह से सतह पर मार करने में सक्षम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने यह जानकारी दी। 24 घंटे के भीतर यह मिसाइल का दूसरा सफल परीक्षण है। बुधवार को भी इसका सफल परीक्षण किया गया था। एक अधिकारी ने कहा कि देश में पहली बार है कि किसी डेवलपमेंट मिसाइल का लगातार 2 दिनों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ ने बयान जारी कर बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह करीब 10:30 बजे प्रक्षेपित की गई मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। बयान के अनुसार निगरानी उपकरणों के जरिए तट रेखा के इसके प्रशिक्षण की निगरानी की गई। प्रलय 150 से 500 किलोमीटर से कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है और ये 500 से 1000 किलोग्राम का भार वहन करने में सक्षम है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा को 25 लाख की लागत की नई मिली एम्बुलेंस सुविधा 108 का विराटनगर विधायक इंद्रराज गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक इंद्रराज गुर्जर ने कहा कि पावटा सीएचसी को मिली नई 108 एम्बुलेंस से पावटा व आसपास के क्षेत्रों से आए गंभीर घायल व गंभीर बीमार को संसाधन के अभाव में परेशानी से निजात मिलेगी व समय पर संसाधनों की उपलब्धता से किसी की जान न जाए। इससे गंभीर जरूरतमंद मरीज व घायल को समय रहते 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जा सकेगा। आधुनिक सुविधा युक्त 108 एम्बुलेंस से रोड दुर्घटना गंभीर मरीजों को अस्पतालों में पहुंचाने हेतु ग्रामीणों को समय व आर्थिक दोनों तरह की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन अब मरीजों को चिकित्सा सुविधा के साथ समुचित आवागमन की सुविधा भी मिल सकेगी। गंभीर मरीजों को अस्पतालों में पहुंचाने हेतु आवागमन में सुलभता मिलेगी एवं चिकित्सकीय सुविधाओं में विस्तार होगा। विधायक इंद्रराज गुर्जर ने इस दौरान इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे कुछ मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। जिला मुख्यालय पर नगरीय निकाय उपचुनाव के दौरान नगर परिषद सिरोही के वार्ड संख्या 29 में पार्षद पद के चुनाव मतदान के बाद भाजपा नगर अध्यक्ष लोकेश खंडेलवाल ने भाजपा उम्मीदवार श्रीमती वसंती पटेल की जीत का दावा करते हुए कहा, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी द्वारा वार्ड में दलबल सहित सारी मशीनरी झोंकने के बावजूद मतदाताओं ने चुनावी रुझान में कांग्रेस को स्पष्ट रूप से नकार दिया है। कहा कि इस चुनाव परिणाम में सत्ता विरोधी लहर स्पष्ट दिखाई देगी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को पंचायती राज चुनाव की तरह करारा सबक मिलेगा।
मंगलवार को स्थानीय सड़कें एवं विद्यालय के मतदान केंद्र के आसपास दिन भर राजनीतिक गहमागमी का माहौल बना रहा। उल्लेखनीय है कि विगत कोरोना काल में स्थानीय भाजपा पार्षद श्रीमती हंजा देवी का देहांत हो गया था। इस उपचुनाव में भाजपा ने दिवंगत पार्षद के सेवा कार्य और अच्छी छवि के मद्देनजर उनकी पुत्रवधू बस श्री डूंगरगढ़ कस्बे के योगाचार्य ओम प्रकाश कालवा, जो योग सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के साथ प्रदेश के योग शिक्षकों के रोजगार के लिए लगातार प्रयासरत हैं। अब ओम कलावा को बड़े स्तर पर योग के क्षेत्र में कार्य करने की जिम्मेदारी मिली है, जो भारत का सबसे बड़ा संगठन भारतीय निकेतन प्रांगण जयपुर में श्री क्षत्रिय युवक संघ स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित हीरक जयंती समारोह ऐतिहासिक अवसर पर श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र से कल रात्रि में रवाना हुए। हेमनाथ जाखड़ सहित क्षत्रिय समाज के साथ प्रबुद्ध जन मौजूद रहे और रात्रि को ही इस भव्य ऐतिहासिक हीरक जयंती समारोह रवाना होने से पूर्व सारस्वत ने संघ संस्थापक पूज्य तानसेन जी को नमन करते हुए उनके त्याग, सेवा भाव और समर्पण निष्ठा की भूरी प्रशंसा करते हुए उनके द्वारा स्थापित आदर्शों को अपनाने पर जोर दिया। भव्य हीरक जयंती समारोह के सफल के लिए श्री क्षत्रिय युवक संघ की पूरी टीम को डूंगरगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के आह्वान पर कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आज उपखंड मुख्यालय पर केंद्र और राज्य कर्मचारियों ने नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के विरोध में आज उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना का दहन कर विरोध पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को ज्ञापन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी डॉक्टर दिव्या चौधरी को सौंपा। प्रदर्शन स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए शिक्षक नेता सोहन गोदारा ने कहा कि एनपीएस शेयर बाजार आधारित एक म्यूचुअल फंड योजना है। ये किसी भी स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली पेंशन किसानों को स्वास्थ्य मिलने के संदर्भ में राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया इन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती है। धर्मेंद्र कुमार दीक्षित, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया प्रदेश अध्यक्ष, सैनिक प्रकोष्ठ आरपीआई, उत्तर प्रदेश सरकार को उपयुक्त बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है। इन समस्याओं से जनता का जीना दुर्भर हो गया है और मार्ग खराब होने के कारण बच्चे समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, बीमार को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, रोज दुर्घटना होती है। लेकिन सरकार का ध्यान विगत कई वर्षों से इन मार्गों पर नहीं है। सड़कें तालाब में तब्दील हो रही हैं, किसान आवारा पशुओं से परेशान है। नेता अपने घरों में मजे ले रहे हैं, किसान भूखमरी, गरीबी और ठंड से बेहाल हैं, लेकिन इन आवारा पशुओं का निदान सरकार के पास नहीं है। आए दिन पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, पशुधारों में कट रहा है। जो गौशाला बनी हुई है, ओवरलोडिंग की वजह से अन्य पशुओं को नहीं लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं। बुधवार शाम को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन की शिकायत मिलने पर माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने कहा कि अवैध खनन की शिकायतों को जिले के अधिकारी गंभीरता से लें। अवैध खनन को किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां से भी अवैध खनन की शिकायत आए वहां संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अवैध खनन की शिकायत मिले तो तत्काल रोक लगाएं। जिले में होने वाले अवैध खनन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खनन माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अवैध खनन हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। पिछली सरकारों में खूब जमकर अवैध खनन हो रहा था और उसको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए जारी होने वाली चुनाव अधिसूचना से पहले गृह मंत्री अमित शाह का 10 दिनों में 7 बार यूपी आने का प्लान बन रहा है। 24 दिसंबर को प्रयागराज से अमित शाह का ये सियासी दौर 4 जनवरी तक प्रस्तावित है। गृह मंत्री 24, 26, 28, 30 दिसंबर और 1, 3, 4 जनवरी को यूपी के चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान 3 रोड शो भी करेंगे। गृह मंत्री शाह बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होते हुए अयोध्या, गोरखपुर के बाद बरेली में भी रोड शो करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव की नजर से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि शाह के इस दौरे को जाति और सामाजिक समीकरणों को ध्यान